Hi, good morning, students. I am Janardhan Atrabudde from Kulaba Municipal Secondary School. आज हम 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय इस स्टोरी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले इसकी वार्मिंग ऑफ चिटचैट के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। Do you know stories from any epics or mythological poems? क्या आपको पता है कोई एपिक्स यानी जैसे कि महान कथा होती है, वीर गाथा, महान कथा जैसे रामायण महाभारत, और मैथोलॉजिकल पोएम्स यानी पौराणिक कथा, इनके बारे में आपको कुछ पता है क्या? उसके बाद हु इज योर फेवरेट mythological character? What do you like about that character? पौराणिक कथाओं से कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है और उसमें से आपको क्या पसंद है? हु इज योर फेवरेट वॉरियर? वॉरियर यानी योद्धा। जैसे कि हम पुराने जमाने की कथा सुनते हैं तो कोई तो फेवरेट योद्धा हो जाता है, उसी तरह आपका फेवरेट वॉरियर कौन सा है? इफ यू कुड विजिट a place in the ancient world of the mythological world, which place would you choose? Which event would you like to see? जैसे कि पौराणिक पुराने जमाने के एंसेंट यानी प्राचीन काल के कुछ पौराणिक कथाएं जहाँ पर हुई थी, वहां पर कौन सी जगह पर आप जाना चाहते हो? क्या आप जाना पसंद करोगे क्या? और कौन सी जगह आपको पसंद आएगी? ये चिट चैट में आपको बताना है। उसके बाद बिल्डिंग अ स्टोरी, एक कहानी हमें बनानी है, स्टोरी बनानी है। फ्रॉम उसके लिए कुछ रूल्स उन्होंने बताए हैं, उसके बारे में हम पहले बातचीत करते हैं। फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 8 लोगों को देखो, यहाँ पर ग्रुप लीडर एक है और 7 बनाए। बाजू में एक सर्कल दिया है, आपके बुक में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक सर्कल दिया है। फ्रॉम ग्रुप ऑफ 8 लोगों का एक ग्रुप दिया है। द ग्रुप लीडर प्रिपेयर स्लिप्स of paper for each of 7 points given below and distributes them among the others। और जो ग्रुप लीडर है वो पेपर्स, कुछ पर्चियां बनाएगी और हर एक ग्रुप लीडर को देगी। द ग्रुप सिट्स इन सर्कल, और जो ग्रुप बैठेगा वो सर्कल से बैठेगा। टेकिंग देयर सीट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑन द स्लिप दे हैव, जो उनको नंबर मिला है उसी के हिसाब से वो बैठ जाएंगे। Then each one complete the sentence on his or her slips without sharing it with the others। और वहां पर सेंटेंस जो भी सेंटेंस दिए हैं, उनको जो भी सेंटेंस दिए है उसे वो पूरा करेंगे एक दूसरे को बिना पूछे। द ग्रुप लीडर्स कलेक्ट द स्लिप्स एंड रीड्स ऑल द सेंटेंस अलाउड एज वन कंटिन्यूअस पेजेस। और जो ग्रुप लीडर है वो सब कलेक्ट करेंगे जो भी ग्रुप के लोगों ने लिखा है और वो जोर से पढ़ेंगे। डज द स्टोरी मेक्स सेंस? उसी तरह स्टोरी तैयार हो जाएगी। द ग्रुप देन वर्क्स ऑन द स्टोरी टू मेक इट मोर मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग। इसी तरह से जो ग्रुप है वो बहुत ही मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग ऐसी स्टोरी तैयार की जाएगी। यहाँ पर कुछ सेंटेंस उन्होंने दिए हैं 7 ग्रुप के लिए 7 सेंटेंस। वंस देयर वाज, आपको पूरा करना है। वंस देयर वाज अ किंग हु लिव्ड इन, ही और सी एट, सी ही वेंट देयर, सी और ही सॉ, सी और ही वाज, दैट इज व्हाई। इसी तरह से आधे सेंटेंस दिए है, उसे आपको पूरा करना है। इसी तरह वार्मिंग अप चिटचैट, ये देखने के बाद सीधा अभी हम अपने स्टोरी की तरफ जाते हैं। द फॉल ऑफ ट्रॉय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपके मोबाइल पे एक स्क्रीन शेयर करूंगा, वो स्क्रीन में देखकर आपको ये स्टोरी सीखनी है।
हाँ, अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे एक स्क्रीन आ गई है और जो हमारी स्टोरी है आज की, द फॉल ऑफ ट्रॉय, उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। देखो, द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट फर्स्ट। द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय, a rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. It was well situated both for commerce and agriculture. In front of the city was the sea, over which sailed the ships of Troy carrying goods and grain. At the back rose the high peak of Mount Ida, from which flowed many rivers and streams. The valleys among the hills were well watered and fertile, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of the meadows, while sheep fed on the slopes of the hills. इन फर्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पर स्टोरी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें हमें वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हमें बताया है। तो शुरुआत करते हैं। द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय। ये तीनों एक ही राज्य के नाम है। इलियड, उसके बाद इलियम और ट्रॉय। अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया माइनर, ये एक रिच, बहुत ही रिच ट्रेडिंग सिटी यानी व्यापारी दृष्टि से बहुत ही रिच ऐसी एक सिटी है एशिया माइनर। वो कहाँ पर बसी है? एशिया माइनर नियर द नैरो सी के पास। दैट लीड्स फ्रॉम, वहां से एजियन टू द ब्लैक सी, एजियन सी से ब्लैक सी से जाने वाला मार्ग है। एशिया माइनर के पास ये जो ट्रॉय सिटी बसी है। द फॉल ऑफ ट्रॉय का पतन कैसे हुआ इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, वो एक बहुत ही अच्छी तरह से व्यापारिक दृष्टि और खेती बाड़ी भी वहाँ की बहुत ही अच्छी है। वो दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से बसा हुआ ये एक स्टेट है। इन फ्रंट ऑफ द सिटी, यह सिटी बहुत ही, इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन। ये जो सिटी है उसके सामने से उनकी जो गुड्स यानी जो भी व्यापार के लिए माल लेकर जाते हैं और जो अनाज लेकर जाते हैं वो उनके सिटी के सामने से लेकर चले जाते हैं जहाज में भरकर। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा, और माउंट ईडा इस पहाड़ी के पीछे से लेकर जाते हैं। फ्रॉम विच फ्लोड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और ये माउंट ईडा इससे बहुत सारी नदियां और झरने, स्ट्रीम्स यानी झरने आकर मिल जाते हैं। द वैलीज अमंग द हिल्स वेयर वेल वाटर्ड एंड फर्टिल, और यहाँ पर जो वैलीज बसी हुई है वो यहाँ पर पहाड़ी एरिया भी है और वेल वाटर्ड, बहुत अच्छी पानी की सुविधाएं उपलब्ध अवेलेबल है। एंड फर्टाइल यानी यहाँ की जमीन जो है वो बहुत ही उपजाऊ है। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स एंड कैटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास ऑन द meadows while sheep fed on the slopes of the hills, और यहाँ पर जो पहाड़ी की ढलान है उसके ऊपर भेड़ बकरियां चराने के लिए बहुत ही अच्छा ग्रास है। उसके बाद यहाँ पर जो उपजाऊ जमीन है उसमें कॉर्न यानी मक्का ये बोया जाता है। इसी तरह यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर कौन कौन से अनाज
बोए जाते हैं और जो भी भेड़ बकरियां चलाते हैं और उसका ट्राई का सराउंडिंग कैसे है उसके बारे में पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया है। उसके बाद चलो हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। अराउंड देयर सिटी द ट्रांजियंस हैड बिल्ट अ स्ट्रांग वॉल so that no enemy should attack them from the sea. The wall was so broad that people could stand and sit and walk on it. The great gates stood open, and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. But in time of war, the gates would be closed, and then the city was like a strong fortress, quite safe from all attack, protected by the walls surrounding it, as well as by the hills behind. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हमें जो ट्रॉय ये जो सिटी है उसके बारे में वहां पर किस तरह से ट्रॉय सिटी किस तरह से बसी हुई है, पहले इसमें भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ट्रॉय सिटी ये किस तरह से बसी हुई है उसके बारे में हमें बताया है। जैसे कि पुराने जमाने के कालखंड में, जैसे हमारे राजा महाराजाओं के कालखंड में बहुत ही बड़े किले गढ़ या किले रहते थे, उसे चारों बाजू में दीवार रहती थी। आप कौन से भी किले पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने के जमाने के कालखंड में दुश्मन से बचने के लिए किस तरह से किले बनाए जाते थे। उसी तरह थोड़ा बहुत ये ट्रॉय की रचनाएं थी। देखो देखते हैं हम सेकंड पैराग्राफ में। अराउंड देयर सिटी द ट्रांजियंस हैड बिल्ट अ स्ट्रांग वॉल। उनके सिटी के चारों बाजू उन्होंने एक बहुत ही मजबूत दीवार, स्ट्रांग वॉल यानी दीवार, मजबूत दीवार बनाई थी। सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी। इसी की वजह से कौन सा भी दुश्मन समंदरी मार्ग से उनके ऊपर हमला अटैक यानी हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि ट्राई के चारों ओर उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग दीवार बनाई थी। और वो दीवार कैसी थी? द वॉल वॉज सो ब्रॉड द पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट। वो इतनी बड़ी थी कि लोग उसके ऊपर वॉकिंग करते थे, बैठते थे, खड़े रहते थे, इधर उधर चलते थे। इतनी बड़ी दीवार थी। जैसे कि आप मुंबई में जाओगे, जैसे कि मरीन ड्राइव में समंदर के बाजू में जो दीवार है उसी तरह एक बड़ी दीवार उनके सिटी के चारों ओर थी। द ग्रेट गेट्स स्टूड ओपन। और वहां पर एक विशाल गेट बनाया था, अंदर आ जाने के लिए एक विशाल गेट बनाया था, वो हमेशा खुला रहता था। एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लेज्ड। और वो जो गेट था उसी से लोग समंदर के अंदर चले जाते थे और जब उन्हें चाहे तभी समंदर से उस गेट से अंदर आ जाते थे। बट इन टाइम ऑफ वॉर, वॉर यानी युद्ध, लेकिन जब युद्ध का समय रहता था द गेट्स वुड बी क्लोज्ड। युद्ध के समय में गेट्स हमेशा बंद रहते थे। एंड देन द सिटी वाज लाइक अ स्ट्रांग फोर्ट्रेस। और तभी जब गेट बंद रहता था तभी एक जैसे मजबूत किला रहता है, किले के ऊपर जब किले का डोर बंद किया जाता है तो कोई भी ऊपर नहीं आ सकता, उसी तरह मजबूत किले की तरफ उनकी सिटी लगती थी। क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक। बहुत ही शांत और सेफ, सुरक्षित रहती थी, किस कौन से भी अटैक की उनको चिंता नहीं रहती थी। प्रोटेक्टेड बाय द वॉल्स सराउंडिंग इट। और चारों बाजू में दीवार होने के बाद सभी तरह से उनका प्रोटेक्ट संरक्षण हो जाता था। एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड। और उसी की तरह एक बहुत बड़ी हिल्स पहाड़ी, पीछे एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उसके ऊपर से भी कोई अटैक नहीं कर सकता था। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में देखो। दस ट्राई वॉज अ स्ट्रांग सिटी, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers. But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus, to elope with him. He had
brought her to Troy. The Greek wanted to take revenge on Troy from the wrong done to Menelaus. They sailed to Troy and laid siege to the city. The Trojans too fought hard and the siege continued from 10 long years. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने जो ट्रॉय सिटी के बारे में बताया, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में, ये जो थर्ड पैराग्राफ है, इसमें वहां का जो राजकुमार था, प्रिंस था, उसका और जो अदर दूसरे राज्य थे उनका क्यों झगड़ा था उसके बारे में बताया है। दस ट्रॉय वाज अ स्ट्रॉन्ग सिटी, इसी तरह से ट्रॉय एक स्ट्रॉन्ग सिटी थी, स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड बाय इट्स वॉल्स एंड स्ट्रांगली डिफेंडेड बाय इट्स ब्रेव सोल्जर्स। उनके चारों बाजू में दीवार थी, स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड। उसके बाद उनके ब्रेव सोल्जर्स यानी उनके सैनिक भी बहुत ही ब्रेव थे। बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीक had declared war against the Trojans. लेकिन फिर भी all the kings, जो सभी राजा थे ग्रीक के और जो हीरोज थे, शूरवीर थे, उन्होंने had डिक्लेयर किया था वॉर यानी युद्ध अगेंस्ट द ट्रॉजन्स, ट्रॉजन्स के खिलाफ उन्होंने अपना युद्ध घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। बिकॉज क्यों युद्ध डिक्लेयर किया था? पेरिस, एक राजपुत्र का नाम है पेरिस, प्रिंस ऑफ ट्रॉय, प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का जो प्रिंस था जिसका नाम था पेरिस, हैड, उसने क्या किया था? देखो, हैड परसुएडेड, उसने मनाया था, राजी किया था हेलन, हेलन को राजा किया था, वाइफ ऑफ ग्रीक किंग मेनेलियस, मेनेलियस नाम का जो ग्रीक किंग था उसकी वाइफ थी हेलन। हेलन को पेरिस ने मनाया था और क्या किया था? टू इलोप विथ हिम, और उसे विवाह करने के लिए चुपचाप, इलोप यानी विवाह करने के लिए चुपचाप भगा कर लेकर आया था और उसने उससे विवाह किया था। ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय, उसने वो अपने साथ, वो यानी पेरिस, हेलन को अपने साथ, जो कि ग्रीस का किंग मेनेलियस उसकी वाइफ थी, उसको अपने साथ लेकर ट्रॉय में आया था। द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन बाय मेनेलियस, इसलिए जो ग्रीक्स थे उनको रिवेंज यानी बदला लेना था ऑन ट्रॉय फॉर रॉन्ग डन बाय मेनेलियस, मेनेलियस के साथ जो गलत किया था, क्योंकि उसकी वाइफ हेलन थी, उसको भगाकर जो ट्रॉय का प्रिंस था जिसका नाम था पेरिस, वो मेनेलियस को, वाइफ को भगाकर लेकर आया था। इसलिए जो ग्रीस के राजा थे, शूरवीर थे, उन सबको ट्रॉय का बदला लेना था। दे सेल्ड टू ट्रॉय एंड लेड सेल्स टू द सिटी, इसलिए उन्होंने ट्रॉय के ऊपर आक्रमण किया था और चारों ओर से उन्हें घेर लिया था, सेज यानी घेराबंदी करना, चारों ओर से घेर लिया था। द ट्रांजेंस टू, ट्रांजेंस ने भी देखो फॉट हार्ड एंड द स्टेज कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग इयर्स, ट्रांजेंस से भी उनके साथ कंटिन्यू 10 इयर्स, लगातार 10 साल उनके साथ युद्ध करते रहे। इसी तरह थर्ड पैराग्राफ में हमने देखा कि जो ट्रॉय एक बहुत ही फुलफिलमेंट ऐसी सिटी थी, वहां का जो राजा था, प्रिंस था, उसने जो मेनेलियस से उसकी वाइफ जो थी हेलन, उसे भगा कर लाया था। इसलिए वहां के जो राजा थे, उसके बाद जो शूरवीर थे, हीरोज थे, उनको रिवेंज यानी बदला लेना था, इसलिए उन्होंने ट्रोजन्स के खिलाफ वॉर यानी युद्ध डिक्लेयर किया था। और उसके बाद ट्रोजन से उन्होंने भी कंटिन्यू 10 ईयर तक उनके साथ युद्ध जारी रखा था। आगे क्या होता है देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द
siege did not end. On the one hand, the Greeks could not take the city, and on the other hand, the Trojans could not force them to sail away. Every day, the Trojans come out of their gates, and the Greeks came out of their tents and ships, and the fighting went on. Sometimes there were great battles between the two enemies. Sometimes there were single fights between two great heroes. Sometimes the Trojans had the better of it, and sometimes the Greeks, but still the fighting went on. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में उनका जो युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, वो किस तरह से चल रही थी उसके बारे में जानकारी अभी हम इस पैराग्राफ में लेने वाले हैं। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली, उनके बीच यानी ट्रांजेंस और ग्रीक्स, इनके बीच जो लड़ाई चल रही थी, द फाइटिंग वेंट ऑन डेली, हर रोज लड़ाई चल रही थी। बट द सेल डिड नॉट एंड, लेकिन ये जो घेराबंदी चल रही थी, ट्रॉय को जो घेर लिया था चारों ओर से ग्रीक हीरोज ने और वहां के सोल्जर्स, सेना, इन्होंने सबने जो घेर लिया था वो खत्म नहीं हो रहा था। ऑन दी वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी, एक बाजू से, एक हाथ से देखा जाए तो ग्रीक्स एक ट्रोजन्स सिटी नहीं ले पा रहे थे, उसे हमला करके जीत नहीं पा रहे थे। एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे, और दूसरी बाजू देखा जाए तो ये जो ट्रोजन्स है वो भी उन्हें भगा नहीं पा रहे थे, जिन्होंने चारों ओर से घेरबंदी करके रखी थी। जो ग्रीस सेना थी उसने चारों ओर से जो घेरबंदी करके रखी थी, उसे ये ट्रोजन्स जो थे वो भी उसे सेल अवे यानी भगा नहीं पा रहे थे। एवरी डे, और उनका युद्ध करने का तरीका कैसे था उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी है। देखो, एवरी डे द ट्रोजन्स came out of their gates and the Greeks came out of their tents and ships. हर रोज क्या होता था, हर रोज सुबह होने के बाद युद्ध शुरू हो जाता था और रात के समय पे युद्ध खत्म हो जाता था। इसी तरह युद्ध शुरू था। देखो, एवरी डे, हर रोज द ट्रांजेंस थे, वो क्या करते थे, केम आउट ऑफ देयर गेट्स, उनका जो बहुत बड़ा गेट था, क्योंकि चारों ओर दीवार थी, एक बाजू पहाड़ी, बाकी चारों ओर दीवार थी, और उसी की वजह से उनका आने जाने का एक ही रास्ता था, गेट। गेट से जो ट्रांजेंस है वो बाहर आ जाते थे। एंड द ग्रीक्स कम आउट ऑफ देयर टेंट्स एंड शिप्स, और जो ग्रीक लोग थे उन्होंने वहां पर कुछ उन्होंने टेंट्स बनाए थे, और उसके बाद कुछ लोग शिप्स में रहते थे, जहाज में रहते थे, वो भी अपने टेंट्स और शिप्स से बाहर आ जाते थे। यानी एक तरफ ट्रोजन्स आ जाते थे और एक तरफ ग्रीक्स आ जाते थे। दोनों के बीच हर रोज सुबह लड़ाई शुरू हो जाते थे। टू बी कंटिन्यू 10 years, 10 साल तक इनका युद्ध शुरू था। उसके बाद देखो, आने के बाद क्या हो जाता था, एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट फ्रॉम देयर गेट्स एंड द ग्रीक्स केम आउट ऑफ देयर टेंट्स एंड शिप्स, टेंट्स एंड शिप्स से बाहर आ जाते थे। एंड द फाइटिंग वेंट ऑन, और उस एक दूसरे के सामने आ जाने के बाद उनकी फाइटिंग, लड़ाई शुरू हो जाती थी। लड़ाई भी कैसी रहती थी, देखो, समटाइम्स, कई बार देखो, समटाइम्स देयर वेर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज, कई बार दोनों आर्मी के बाद बीच युद्ध हो जाता था। वेयर ग्रेट बैटल्स, एक बड़ा युद्ध दोनों सेना के बीच, यानी ग्रीक की सेना और ट्रोजन की सेना, इन दोनों के बीच कई बार युद्ध हो जाता था।
समटाइम्स देयर वेर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज। कई बार वो युद्ध किस तरह से करते थे, उनके कुछ शूरवीर, जैसे कि हमारे पुराने जमाने में जैसे सरदार रहते थे, उसी तरह उनके बीच कुछ शूरवीर रहते थे। उन दोनों के बीच, एक ट्रोजन्स का और एक ग्रीक का, दोनों शूरवीर सामने आ जाते थे और उन दोनों के बीच कई बार लड़ाई होती थी। समटाइम्स द ट्रोजन्स हैड द बेटर ऑफ इट एंड समटाइम्स द ग्रीक्स। लेकिन युद्ध होता था आमने सामने, लेकिन कई बार ये जो ट्रोजन्स थे वो उसमें जीत जाते थे, भारी पड़ते थे, और कई बार जो ग्रीक्स है वो भारी पड़ते थे। लेकिन कोई भी हार नहीं रहा था, यानी कई बार ग्रीक्स भारी पड़ते थे, कई बार ट्रोजन्स थे वो भारी पड़ते थे। इसलिए कंटिन्यू 10 साल तक ये युद्ध चला आ रहा था, ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा था। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। लेकिन फिर भी कंटिन्यू ये फाइटिंग लगातार जारी थी, खत्म नहीं हो रही थी। इसी तरह हमने इस पैराग्राफ में देखा कि उनकी ट्रोजन्स और ग्रीक्स, इनके बीच में लड़ाई किस तरह से शुरू थी और उनकी लड़ाई किस तरह से करते थे, उनके रूल्स क्या थे। उसके बाद युद्ध के लिए कभी सेना या कभी हीरोज आकर आमने सामने लड़ाई शुरू थी, कभी ट्रोजन्स जीत जाते थे या कभी ग्रीक्स जीत जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, great heroes on both sides were killed in the course of the war. After leading the defense of his city for 9 years, the brave Hector was at last killed by Achilles, whom none could resist, but Achilles himself was killed later on by a poisoned arrow that entered his heel, the only part of his body where he could be wounded. Still later, Paris himself was killed, also by a poisoned arrow. The Trojans were tired of being set up in their city, and the Greeks were longing to set their homes again, but still the fighting went on. देखो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, ग्रेट हीरोज ऑफ बोथ साइड्स वर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर। नो कंटिन्यू लगातार 9 साल तक चलने वाली लड़ाई थी, और इस लड़ाई में दोनों साइड के जो ग्रेट हीरोज थे, जो महान योद्धा शूरवीर थे, वो भी मर गए थे। किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर, ये जो कंटिन्यू लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, उसमें वो मर गए थे। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी, after the leading the defense of his city for 9 years, the brave Hector was at last killed by Achilles। और 9 साल के बाद जिसने आफ्टर लीडिंग यानी 9 साल तक जिसने नेतृत्व किया था, ट्रोजन्स का जिसने नेतृत्व किया था, उसका नाम था हेक्टर, ब्रेव हेक्टर was at least killed, वो आखिर मारा गया। किल्ड हेक्टर मारा गया बाय एक्किलीज, किसने मारा उसे? एक्किलीज, जो कि ग्रीस का था, ग्रीस का एक शूरवीर था एक्किलीज। उसने आखिरकार जो 9 साल तक ये ट्रोजन्स का लीडर था, उसे एक्किलीज ने मार दिया। होम नन कुड रेसिस्ट, उसके बाद कोई भी उसे हरा नहीं सकता था, ऐसा एक्किलीज। बट एक्किलीज himself was killed later on by a poisoned arrow that
एंटर्ड हिज हिल। उसके बाद जो अकीलिस था, जिसने हेक्टर को मारा था, जिसको कोई हरा नहीं सकता था, वो भी खुद एक पॉइजनड एरो उसके हिल में लगने की वजह से वो भी मारा गया। और वही एक द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वो पूरे बैटल में, वॉर में इस तरह से घायल हो गया था कि ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी, एक ही पार्ट उसका बचा था हिल, उसमें उसका वो जो पॉइजनड एरो वो लगने की वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। फेयर ही कुड बी wounded still later। उसके बाद पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड। जो पेरिस था, ट्रोजन्स का जो प्रिंस था पेरिस, वो भी खुद मर गया। ऑल्सो बाय अ पॉइजनड नैरो, वो भी एक पॉइजनड एरो की वजह से मर गया। द ट्रांजेंस वेयर ट्राइड ऑफ बीइंग सेट ऑफ देयर सिटी। उसके बाद जो ट्रांजेंस है वो टायर्ड ऑफ बीइंग सेट ऑफ देयर सिटी, वो अपनी सिटी बंद रखकर बहुत ही टायर्ड हो गए थे, कंटाल आ गया था। एंड द ग्रीक्स वेयर लॉगिंग टू सी देयर होम्स अगेन। और जो ग्रीक्स जो थे उनको भी अपने घर देखने की इच्छा हो गई थी, घर जाने की इच्छा उनकी भी हो गई थी। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, लेकिन फिर भी ये लड़ाई थी वो शुरू ही थी। इसी तरह से ये ट्रोजन्स और ग्रीक्स इनके बीच ये युद्ध शुरू था। इस पार्ट फर्स्ट में द फॉल ऑफ ट्रॉय, यानी ट्रॉय का पतन किस तरह से हुआ, इसके बारे में पार्ट फर्स्ट में हमने शुरुआत में वहां की भौगोलिक स्थिति वो कहाँ पर स्थित था, सिचुएटेड कहाँ पर था। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हमने वहां पर जो राजा था, उसके बाद वहां जो सिटी ट्रॉय सिटी वो किसी तरह से बिल्ड, चारों ओर से उसकी दीवार कैसी थी। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में ग्रीक्स और ट्रांजेंस इनके बीच युद्ध क्यों शुरू हुआ। जो ट्रांजेंस का प्रिंस था जिसका नाम था पेरिस, उसने मेनेलियस जो ग्रीस का राजा था, उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम हेलन था, उसे किस तरह से भगा कर लाया और उसने उससे किस तरह से शादी की। उसके बाद वो रिवेंज, वो ग्रीस थे, वो ट्रांजेंस का रिवेंज यानी बदला लेना चाहते थे, इसी की वजह से उनका युद्ध शुरू हुआ। और एक कंटिन्यू 10 इयर्स लॉन्ग तक चलने वाला युद्ध शुरू था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि उनकी जो फाइटिंग, उनका जो रूल्स, उनके जो फाइटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कौन से थे उसके बारे में जानकारी ली। उसमें हमने देखा कि हर रोज सुबह द फाइटिंग वेंट ऑन डेली, हर रोज सुबह हो जाती थी। ग्रीक्स और ट्रोजन्स एक दूसरे के सामने आ जाते थे, कई बार उनके बीच युद्ध हो जाता था, कभी सेना के बीच युद्ध होता था, तो कभी उनके जो ग्रेट हीरोज थे यानी शूरवीर थे, उन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता था। लेकिन कई बार ट्रोजन्स जीत जाते थे तो कई बार ग्रीक्स जीत जाते थे। ये देखने के बाद हमने लास्ट पैराग्राफ में जो देखा कि जो ट्रोजन्स का जो हीरो था, जो ग्रेट लीडर था, जिसने 9 साल तक हेक्टर जिसका नाम था लीड किया था, वो भी अकिलिस की ओर से मारा गया। बाद में अकिलिस जो जिसे कोई नहीं हरा पाया था वो भी खुद मर गया, पेरिस भी मर गया। और लास्ट में हमने देखा कि इस लड़ाई को लेकर जो डोर बंद हो जाता था और जो ट्रॉय सिटी के लोग थे उनको आजादी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो भी उब गए थे। और जो ग्रीक्स थे उनको भी अपने घर जाना था, इसलिए वो भी टायर्ड हो गए थे, कंटाल आ गया था उनको। फिर भी बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, फिर भी दोनों के बीच ये जो लड़ाई है वो कंटिन्यू लगातार शुरू थी। ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा। इसके बाद पार्ट सेकंड में
द ट्रॉय का पतन किस तरह से आगे हो गया उसके बारे में हम जानकारी नेक्स्ट पीरियड में लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर पार्ट फर्स्ट जो है वो खत्म हो गया है। हाँ पूछो। हेलो सर परसुएडेड यानी क्या? क्या? परसुएडेड। हेलो 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 सर, गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ सर, हाउ वेयर द हाँ ट्रोजन्स प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम? इसका आंसर बताएं ना सर। हाँ एक मिनट। हाँ क्वेश्चन कौन सा है? हाउ वेयर द हेलो ट्रोजन्स प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम? द हाँ फॉल ऑफ ट्रॉय, पार्ट 1 पेज सर, पेज नंबर 69। हाँ all and soldiers surrounded of walls. हेलो 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 तो देखा, नेक्स्ट पीरियड में हम पार्ट सेकंड के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।